सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। देखो, ये कल आपका सिलेबस आया था JKPSA का, ठीक है। और ये कल मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई थी कि आपका जो सिलेबस के बारे में। और मैंने इतने ध्यान से देखा नहीं था कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। बस मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपका सिलेबस निकल गया हुआ है। ओके। बट आज हम इसको ध्यान से बिल्कुल बारीकी से इसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ से कितना पोर्शन आ रहा है, क्या क्या पोर्शन आ रहा है और कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे। देखो, जो इस बार जो चेंज हुई है ना, सबसे पहले वो आप देख सकते हैं कि इस बार आपका जो क्वेश्चन है वो होगा 2 मार्क्स का। लास्ट टाइम कितना था? लास्ट टाइम था 1.25 मार्क्स का। ओके। और लास्ट टाइम क्वेश्चंस कितने आते थे? 120। बट इस बार क्वेश्चंस की क्वांटिटी कितनी है? 100, है ना। इस बार क्वेश्चंस की क्वांटिटी कितनी है? 100। मीन्स 20 क्वेश्चंस इन्होंने घटा दिए, 20 क्वेश्चंस इन्होंने डिक्रीज कर दिए। और टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हैं? 100। बट जो मार्किंग है, जो उनके नंबर्स हैं, वो इंक्रीज़ हो गए हैं 2 मार्क्स। ओके। और पिछली बार कितना था? 1.25 मार्क्स। और इस बार जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो भी है 0.5 मार्क्स की। ओके। इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसमें एक और चीज़ चेंज की है इन्होंने, वो क्या? देखो, इस बार क्या है कि एक अच्छी बात हुई है कि पूरा प्री डिफाइंड सिलेबस हो गया। पूरा मतलब इन्होंने डिफाइंड किया है कि किस में क्या क्या पोर्शन आना है, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आएंगे, वो सब इन्होंने डिफाइन किया, जो कि पिछली बार डिफाइन नहीं था। पिछली बार आपको सीधा लिखा था सिविक्स, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी या मैथ या जो भी है वो सब उन्होंने मतलब सीधा लिखा हुआ था। वो उसमें इतना पता नहीं लग रहा था कि किस पोर्शन में कितना क्वेश्चंस आपको आएंगे। वो आपको शायद याद होगा कि लास्ट टाइम का अगर आप सिलेबस देखेंगे उसमें इन्होंने टॉपिक्स तो लिख दिए थे, बट उनको डिफाइन नहीं किया था। उनको ये नहीं बताया था कि किस पोर्शन में कितने मार्क्स आएंगे। अब कोई बच्चा अगर कोई एक पोर्शन अच्छे से कर लेगा या कोई और छोड़ देगा पोर्शन, तो हो सकता है जो छोड़ा हुआ हो वहाँ से ज़्यादा आ जाएँ क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि इंडियन पॉलिटी लोगों ने मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ के गए, पता नहीं क्या क्या पढ़ के गए, बट उतने क्वेश्चंस नहीं बन पाए जितने बाकी को जो टॉपिक्स थे वहाँ से क्वेश्चंस आए थे। सो इस बार ये अच्छी बात है कि इस बार क्या है कि आपको पूरा ये जो है वेल डिफाइंड है, ठीक है। कि आपको क्या करना है कि आपको इसी के हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से आपको दिया हुआ है। टॉपिक्स का नाम दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है और आपको यहीं से पढ़ना है। अब देखो, इसमें अगर मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, इसमें एक चीज़ ये लिखी हुई है कि पार्ट ए बी और डी, पार्ट ए और बी और डी में ग्रेजुएट लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट सी ई और एफ में आपके 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, ए बी डी कौन सा पार्ट है? ए बी डी ये है। ए बी डी ही आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ओके। सो ये जो 3 पार्ट है, यहाँ पे आएगा ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्ज़ाम आएगा। ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम का मतलब हो गया CGL लेवल का, ठीक है ना। CGL मीन्स SSC लेवल का एग्ज़ाम आएगा। अब ये समझ लो कहाँ पे? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ओके। बाकी ये जो 3 पोर्शंस हैं, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, ये भी मैथ ही है वैसे, ये एडवांस मैथ है, ये एडवांस मैथ है, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, इसमें आपका आएगा 10th लेवल का पेपर आएगा, 10th लेवल का। इन्होंने एक बात अच्छी की है, वो क्यों? क्योंकि देखो, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, या जो मैथ है या मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है, जिसने मैथ कभी ना भी पढ़ा हो, लेकिन उसको अगर एकदम से आप ग्रेजुएट लेवल का पेपर डाल दोगे तो वो कहाँ से करेगा। इसलिए इन्होंने क्या करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस थोड़े आसान आएंगे। इसमें लिख के दिया हुआ है कि ये 10th लेवल का जो आपका इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से? मैथमेटिकल एबिलिटीज़, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तो आसान ही है, वो तो मैं आपको करवा ही दूंगा। ओके। सो देखो, मैथ का ऐसा इस टाइप का इन्होंने डालना है कि जिसने मैथ कभी पढ़ा है वो भी कर ले और जिसने नहीं पढ़ा है वो भी कर ले। मतलब इस टाइप के जो होंगे आपके क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे। इतने टफ नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर, बट इतने टफ नहीं आएंगे कि कोई कर ही ना पाए। ग्रेजुएट लेवल के पेपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, आएंगे 10th लेवल के क्वेश्चंस आएंगे इन 2 टॉपिक्स में, सी और एफ में और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। ओके। और एक और चीज़ देखो, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो सब बच्चों को सबसे आसान क्या लगता है? रीजनिंग लगता है। उसके बाद क्या लगता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटी, जिन्होंने मैथ पहले से पढ़ा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, 20 क्वेश्चन ये, 15 ये और 15 ये, 15 15 30, 50% मार्क्स तो खाली इन्हीं के हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन्हीं के हैं।
और ये जो है ना, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटी, इसमें ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके जाओगे और थोड़ा सा अगर आपको आइडिया पड़ जाएगा क्वेश्चन का, तो इसमें आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। अगर आपका आंसर सही निकला है और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको इसमें नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। और इसमें थोड़ी मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। किस किस में? हाँ, जिसने मैथ नहीं पढ़ा हुआ है उसको मेहनत करनी पड़ेगी। जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा हुआ है, या जो आर्ट्स के बच्चे हैं, या कोई कॉमर्स का बच्चा है, या कॉमर्स वाले भी खैर पढ़ते हैं, या और जो बच्चे हैं जिनको नहीं पता इतना मैथ का, तो उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि जो इसमें मेहनत कर गया वो अच्छे नंबर ले लेगा। क्यों? क्योंकि 50% मार्क्स मीन्स 100 जो मार्क्स हैं वो सिर्फ इन 3 टॉपिक्स में, किस किस में? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटी। ओके, सो इसमें आपको मेहनत करनी है। और इसमें आपको मैं बोलूं कि आपको इसमें रोज़ के 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, 2 से 3। किन किन में? आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में। ओके, अब देखो बाकी जो पोर्शन है ना, बाकी अगर मैं पोर्शन की बात करूं, कि जनरल अवेयरनेस जो है आप जितना मर्जी पढ़ लो, क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया तो आप जितना मर्जी दिमाग लगा लो वो क्वेश्चन निकलेगा नहीं। बाहर से मीन्स अगर आपको नहीं पता होगा, तो अगर आपको उसका आइडिया नहीं होगा, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, इसमें यह है कि इसमें नंबर मतलब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अगर आपको आता होगा आप कर लेंगे, नहीं आता होगा फिर तुक्के मारने वाली बात हो जाएगी उसमें। ओके, इंग्लिश है, इंग्लिश देखो, इंग्लिश में आपने रूल्स पढ़ने हैं, आपने तैयारी अच्छे से करके जानी है। बट वही बात आ जाती है कि वहाँ पे पेपर जैसा आएगा, और यहाँ पे अगर आप तैयारी करके भी जाएंगे तो इंग्लिश में आपके नेगेटिव मार्किंग के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने के भी काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। कई बार हमें कोई रूल भूल जाता है, कई बार हम नहीं कर पाते इंग्लिश। तो इसमें यह है कि जनरल अवेयरनेस तो ठीक है, लेकिन आपने रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटीज़, इस पे ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जनरल अवेयरनेस पे भी 2 वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 मार्क्स इससे के हैं। 15 क्वेश्चन, मतलब इस बार ये है, सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स हैं। तो इस बार ये है कि इन्होंने जनरल अवेयरनेस की जो वेटेज है वो भी घटा दी है इन्होंने। पिछली बार ये था कि जनरल अवेयरनेस की वेटेज ज़्यादा थी, बट इस बार घटाई है। ओके, सो इस बार हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक बात अच्छी हुई है कि इस बार जो है आपका डिफाइन किया इन्होंने सिलेबस, कि किस किस पोर्शन में कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आएंगे। अगर आप देखें कि रीजनिंग, देखो रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ ना, तो जितनी रीजनिंग है, जो जो टॉपिक्स हो सकते हैं, इन्होंने सारा कुछ डाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनालॉगी है, सिमिलरिटीज़ है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, स्पेशल ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग है, वर्चुअल मेमोरी है, या जो भी सॉरी विजुअल मेमोरी है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, फिगर क्लासिफिकेशन है, नॉन वर्बल सीरीज है। ये मतलब इन्होंने सारी रीजनिंग डाली हुई है। वेन डायग्राम है, या और जो भी टॉपिक्स है, कोडिंग डिकोडिंग में कहीं ना कहीं ये कोडिंग डिकोडिंग, तो इसमें इन्होंने कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। तो इसमें ये है कि आपको रोज़ के, देखो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो 1 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा रीजनिंग का। हो सकेगा अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो 2 घंटे भी दोगे तो आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को आपको रोज़ करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। ये नहीं करना है कि आपने 1 हफ़्ता पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, फिर अगला हफ्ता जनरल अवेयरनेस पढ़ ली, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जिसको मैथ आता भी है और जिसको नहीं भी आता है, इन तीनों की आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 घंटे। और बाकी जो टाइम बचेगा उसमें आप डिवाइड कर लो कि जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, या क्या पढ़ना है। ओके, वो आप देख लेना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, देखो जनरल अवेयरनेस में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जनरल अवेयरनेस में जितना कुछ है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, मतलब जितना कुछ है हमारे इर्द गिर्द वो सारा कुछ जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। ओके, जितना भी कुछ है वो तो आपको पता ही है। फिर ये सिलेबस लिखा तो बड़ा ऐसे मतलब छोटा सा लिखा हुआ है, बट है काफ़ी वास्ट है, ये इतना छोटा भी सिलेबस नहीं है। और इसमें आपको हिस्ट्री भी है, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, और उसके बाद JNK का भी आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स है, साइंस है, साइंटिफिक रिसर्च है, पीपल इन न्यूज़ हो गया, करंट अफेयर हो गया। देखो इसमें करंट अफेयर भी ना बड़ा मेजर रोल अदा करेंगे यहाँ पे, करंट अफेयर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्पेशली करंट इवेंट्स। सो आपको 6 महीने का नहीं, आपको मैं बोलूँ कि 1 साल का तो आपको करके जाना ही जाना है।
1 साल से कम का नहीं करके जाना, फिर आप डाउट में रहोगे कि आएगा वहाँ से या नहीं आएगा। 1 साल का अगर आप करके जाओगे तो आपको ये तो तसल्ली रहेगी ना कि आपने किया हुआ है। बाकी वो फिर किस्मत की बात होती है कि वहाँ से आए या ना आए, बट आपने 1 साल का कम से कम करके जाना है। ओके, सो ये आप देख लेना। उसके बाद बात आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ ना, तो इसमें भी आपको जैसे कि होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इसमें नंबर लाना आसान है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू दिस। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी थोड़े हैं, थोड़े भी नहीं हैं लेकिन फिर भी ठीक है। एज़ कम्पेयर टू जनरल अवेयरनेस, इसके टॉपिक्स जो हैं थोड़े ज़्यादा डिफाइंड है कि हाँ जी आपने इतना करना है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, उसमें तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपको डिफाइंड है सिलेबस कि आपने यहाँ से पढ़ना है, स्क्वायर रूट पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है। देखो, एवरेज मैंने पहले भी पढ़ाया है बट मैं इसको नए तरीके से स्टार्ट करूँगा। ओके, और मैं आपको इतना बोल देता हूँ कि चाहे जिसने मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप जैसे मैं करवाऊँगा अगर आप वैसा करेंगे, देखो 30 मार्क्स है ना इसके, इसके कितने मार्क्स हैं? 30 मार्क्स हैं। तो मेरे ख्याल से आप 23 प्लस ले आएंगे, चाहे जिसने मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आ जाएंगे। बस आपको यहाँ पे मैंने बोला कि 2 से 3 घंटे आपको मैथ और रीजनिंग में रोज़ के देने पड़ेंगे। रोज़ मतलब रोज़, ये नहीं करना कि गैप डाल दोगे, कुछ वैसा नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे मार्च टू अप्रैल के बीच में आपका इसका पेपर हो जाएगा। मार्च से अप्रैल के बीच में आप अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 3 मंथ्स का टाइम लेके चलो। आप तीन मंथ्स का टाइम है आपके पास, और आपको इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना तो होगा नहीं, आपको पता ही है। मेहनत करोगे तो तभी निकलेगा पेपर, ऐसे निकलेगा नहीं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया कि ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होते हैं। ये वही टॉपिक्स हैं, कोई अलग से कुछ नहीं है इसमें। ओके, ये मैं आपको करवाऊंगा। और जिसने मैथ नहीं भी पढ़ा होगा, आपको क्या करना है कि देखो, इसमें एक और चीज़ आती है कि इसमें क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट करवाते हैं या शॉर्ट ट्रिक्स करवाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसमें से पेपर ना आपका कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, शॉर्टकट्स हो गए, तो उसमें वैसा क्वेश्चन ही वो डालेंगे नहीं। वैसा क्वेश्चन वहाँ पे आता ही नहीं है कि वहाँ पे कोई शॉर्टकट लगे या कोई शॉर्टकट आप फार्मूला लगाएं। मान लो कोई फार्मूला आपको रटा देंगे कि भाई ये फार्मूले से आपका क्वेश्चन निकलेगा, बट वहाँ पे क्वेश्चन वैसा आता ही नहीं है आजकल आएगा कंसेप्चुअल बेस्ड। आपको कंसेप्ट होगा तो तभी आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। और ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, ये उनके लिए अप्लाई होती है जिनके कंसेप्ट क्लियर हो। जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होंगे ये शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्टकट्स। जिनके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो चाहे जितने मर्जी फॉर्मूले रट के चले जाएं, वहाँ पे पेपर आपका नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नंबर नहीं आएंगे आपके। फिर आपने मैथ में खासकर याद रखना कि अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, भले ही उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स सीख लेना। मैं भी बताऊंगा आपको जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, ये इसका ध्यान रखना बस आपने। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की। देखो, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की मैं बात करूँ ना, थोड़ा मेरा गला ख़राब है। इसमें जो टॉपिक्स बन सकते हैं ना इंग्लिश में, वो सारे हैं। क्या क्या? वोकैबुलरी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, डिट्रैक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस। आप देख सकते हैं कि और इसमें पैसेज भी कहीं ना कहीं होगा, क्लोज पैसेज। तो इसमें कम्प्रीहेंशन पैसेज, मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये नॉर्मल वही पोर्शन है जो हर पेपर में आता है। ओके, हर पेपर में आता है और ये आपको तैयारी मैडम करवा देगी। ओके, और इसमें क्या होगा कि इसमें जो नॉर्मल जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो आपने करने हैं। इसके लिए आपने बुक, आपको पता है कौन से लेनी है, कि केडी पब्लिकेशन की बुक आती है, जो इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, वो ले लेना आप। वहाँ से आप थोड़ा वो पढ़ो, वहाँ से रूल्स पढ़ो। ओके, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके जो भी एमसीक्यू होते हैं वो भी आपने सॉल्व करने हैं। इंग्लिश के भी एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं, आप इतना अपने दिमाग में डाल लो। एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना इंग्लिश के भी, तो उससे आपका क्या होगा कि जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो भी बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ये नहीं होगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे पेपर आया तो आपको ये नहीं पता होगा कि आप ठीक है गलत है, तो वो डाउट में रहोगे। तो इंग्लिश में क्या करना है आपने कि एमसीक्यू भी आपने लगाने हैं। किसके? इंग्लिश के। ओके, ये भी आपने करने हैं। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ से पहले आप क्लियर कर लो अपने जो भी कंसेप्ट्स हैं।
उसके बाद खैर मैडम आपको करवाएंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू भी करवाएंगे, इंग्लिश के भी, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि देखो इंग्लिश में क्या होता है कि आप पढ़ भी लोगे ना, क्वेश्चन आएगा तो वो तो आपको पता ही है, जैसा पढ़ा होगा वैसे तो आता नहीं है। क्वेश्चन वो कहीं से भी डाल लेंगे तो आपको इतना एक्यूरेटली पता नहीं होगा कि जो आपने किया वो ठीक किया है या गलत किया। तो वो आपका जो कंसेप्ट क्लियर होंगे या जो कॉन्फिडेंस राइज होगा वो होगा एमसीक्यू से। सो एमसीक्यू आपने इसमें करने हैं। अच्छा जी, एक और बात इसमें चेंज क्या हुई है इस बार के सिलेबस में, ये जो है ना मैथमेटिकल एबिलिटीज़, एक्चुअल में ये एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ है ये, एडवांस मैथ के इन्होंने कुछ टॉपिक्स डाले हैं, जैसे कि अलजबरा है। ओके, ये भी एडवांस मैथ में आता है, आपको पता ही है। बेसिक अलजबरा, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजबरा, एलिमेंट्री सर्ट्स या ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद आती है ज्योमेट्री की बात। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको पता है ट्राइंगल, सर्कल्स, टेंजेंट्स, कॉर्ड्स वगैरह ये सारा कुछ आता है। फिर आता है मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन क्या है, आपको पता ही है कि जो आपका स्फेयर, सर्कल, कोण, उसके फॉर्मूलाज, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये खास कर ये थोड़ा आपको परेशान कर सकती है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री का ये होता है कि इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, और जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा उसको तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ओके, तो इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है। फिर ये बात आती है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा, ये भी नॉर्मल ही है। बट कहने का मतलब ये है कि आपको रोज़ रीजनिंग और मैथ में आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, और बाकी जो टाइम बचेगा आप उसको डिवाइड कर लेना, जनरल अवेयरनेस करना है या इंग्लिश करनी है या कंप्यूटर करना है, वो अपने आप हिसाब से कर सकते हैं। बट रोज़ के रोज़ आपको ये 3 टॉपिक्स आपको करने हैं, क्योंकि 100 जो मार्क्स हैं वो आपके रीजनिंग, मैथ और एडवांस मैथ के। ओके, सो ये आप देख लेना। और एक और चीज़, जैसा मैं करवाऊंगा आपको आपने वैसा करना है। और मैं जितना मेरा पढ़ाने का जो भी एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आप जैसे मैं बताऊँगा आप जैसे करोगे, तो जिसने मैथ कभी नहीं भी पढ़ा होगा वो भी अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सकता है। ओके, अच्छे मार्क्स मीन्स जैसे कि 30 मार्क्स हैं, जिसने मैथ कभी नहीं पढ़ा होगा 20+ वो भी आराम से इसमें ले आएगा। ओके, और जिसने पढ़ा होगा वो तो 25+ भी ला सकता है, जिसने पहले से मैथ पढ़ा हुआ है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मतलब पता है कि कैसे करते हैं, तो वो आप आराम से कर पाएंगे। उसके बाद देखो कंप्यूटर की बात करूँ मैं, तो कंप्यूटर वही है जो हर बार डालते हैं ये कंप्यूटर। क्या, कंप्यूटर में जितने टॉपिक्स हैं, देखो सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट, ईमेल्स है, सीपीयू के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी के बारे में, या जो भी है आपके विंडोज़ एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, उसके बाद वर्किंग विद बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि आपके वायरस होती हैं या जो भी है, तो वो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब कंप्यूटर में जितने टॉपिक्स बनते हैं ना, वो तो सारे आपको करने हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका सिलेबस जो है ये अच्छा सिलेबस है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा सिलेबस है। क्योंकि इस बार इन्होंने पूरा इसको डिफ़ाइन किया है कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, मतलब इस सब्जेक्ट से आपको ये टॉपिक्स करने हैं, ये इन्होंने डिफ़ाइन करके दे दिया है। अब आपके ऊपर है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बोल दूं कि कम से कम देखो यार, मैं जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है ना, तो 5 से 6 घंटे से कम की ना सोचना भी नहीं, 5 से 6 घंटे की कम सोचना भी नहीं, मतलब इससे कम नहीं पढ़ना। आप कोशिश करना कि इतना कम से कम आपने अपने आप को टाइम देना है। ओके, अगर आपने जॉब लेनी है तो ये नहीं करना कि 2 घंटे पढ़ लिया तो आप सोचोगे कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। कंपटीशन देखो, लाइब्रेरीज में जाके देखो कि बच्चा कितना कितना पढ़ रहा है। तो मेहनत जो है, मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है। और अगर कोई एवरेज भी बच्चा होगा ना, एवरेज बच्चा होगा, वो अगर मेहनत करेगा ना कहीं वो अपने सिलेक्शन के जो जो नंबर है उनको पक्का कर रहा है, अपने सिलेक्शन के चांसेस को पक्का कर रहा है। और मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर आपने मान लो 2-3 दिन वेस्ट कर दिए ना, कि जैसे कि आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा, तो ये याद रखना कि 2-3 दिन वेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि 200-300 बच्चा आपसे पहले से ही आगे निकल गया हुआ है। ये ध्यान रखो, क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर पे भी यहाँ पे कितना कंपटीशन होता है, एक एक नंबर पे भी कितना बच्चा होता है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है कि 5 से 6 घंटे से कम की सोचना भी नहीं है, 5 से 6 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ना है, या तो 5 to 6 आवर्स या इससे ज़्यादा। ओके, सो ये आपने आज से ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। देखो आज क्या है, आज आपका फ्राइडे है, तो कल से तैयारी कर लो या मंडे से तैयारी कर लो, लेकिन तैयारी स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि टाइम अब आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, और एक और चीज़,
मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि इन्होंने बोला ना कि ये ग्रेजुएट लेवल का आएगा, क्या रीजनिंग आपका जनरल अवेयरनेस और क्या आएगा इसमें इंग्लिश। तो ग्रेजुएट लेवल का मतलब हो गया कि एसएससी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपको एक तरीके से, पर पूरा एसएससी नहीं आएगा क्योंकि एसएससी और जेके एसएसबी का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग अलग है। ओके, जो पेपर डालने का पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग अलग है। सो आपको, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के, वो हम आपको कोशिश करेंगे कि एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ से आपको करवाने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो एक इन्होंने चीज़ अच्छी क्या की है कि आपका जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर तो चलो वो तो कर ही लेंगे। ये जो तो दो टॉपिक्स है ना, ये इन्होंने रखा है 10th लेवल का। क्यों रखा है? ताकि जिसने नहीं भी पढ़ा हो तो वो भी अपने आप को इनके लिए तैयार कर ले। जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा हुआ, मान लो कि आपने 10th के बाद आपने मैथ नहीं पढ़ा हुआ, तो वो भी कम से कम अपने आप को तैयार कर ले इन दो टॉपिक्स के लिए। तभी इन्होंने क्या करेंगे कि मैथ में आप देखना कि क्वेश्चन थोड़े आसान आएंगे एज़ कम्पेयर टू जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग। ओके, सो ये आपका जो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपका ये सिलेबस आपको दिया गया। और हम क्या करेंगे, हम आपकी दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देखो अभी जो हम चला रहे हैं क्लासेस वैसे तो चल ही रही हैं। कंप्यूटर में आपको लेक्चर मिल गया हुआ है, और कंप्यूटर में मैं और लाऊंगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, पूरा कंप्यूटर मैंने करवाना है। उसके बाद देखो इसमें मैडम आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपको करवा देंगे, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और कंप्यूटर, ये मैं आपको करवा दूंगा। ओके, और ये जैसा हम करवाएंगे वैसा अगर आप कर लेंगे तो आप ही का बेनिफिट होगा और आपको फ़ायदा होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको जितना हो सकेगा हमसे हम करेंगे, जितना हो सकेगा। बस आपको इसमें सीटों के हिसाब से भी अपने आप को सोचना है कि सीट्स कम है। ओके, पिछली बार इतनी भी कम नहीं है, लेकिन आई थिंक अराउंड 699 है, शायद 699 है या 679 है, मुझे यहाँ 669 है, मुझे याद नहीं है। बट आप देख लेना कि सीट्स इतनी है, तो उस हिसाब से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। कंपटीशन बहुत हार्ड होगा, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। कंपटीशन अच्छा खासा होगा, तो आपको आज से मेहनत करो, ठीक है। सो आपको लेक्चर्स दोबारा मिलेंगे और दोबारा हम नए तरीके से स्टार्ट कराएंगे। और रीजनिंग के जितने ये टॉपिक्स हैं ना, ये मैं पूरे ख़त्म ही कर दूँगा, ये मैं खुद ही करवाऊँगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड भी और मैथमेटिकल एबिलिटी भी। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा आपका ना सिलेबस। ओके, तो चलिए, ओके, थैंक यू।